हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज वही एक सोल मोटिवेशन है अपना वीडियोस को बनाने का फ्रेंड्स। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर वीडियोस। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। हम टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं, इससे पहले हम टीजीटी साइंस की करा रहे थे। हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके लिए बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट अपनी मेहनत से लेकर आते हैं, विद रिसर्च लाते हैं। हवा में कुछ नहीं करा रहे हैं, प्रीवियस पेपर से करा रहे हैं। उनके लिए पहले चैनल का एक बार इंटरफेस दिखा देते हैं। ये हमारा चैनल है, यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, हम टीजीटी मैथ्स की तैयारी करा रहे हैं। टीजीटी मैथ्स का वीडियो है, आप अलजेब्रा 2 की वीडियो देख रहे हैं। मतलब अलजेब्रा हमने 2 पार्ट्स में कराया है, 3 पार्ट्स हो गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये तीसरा वीडियो है उसी सेंस में। तो हम अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट तो करा चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चंस कराए थे। सेकंड पार्ट जो है जिसमें हमने क्वेश्चंस कराए हैं, फर्स्ट में हमने थ्योरम्स डिस्कस करी। हम हर यूनिट को ऐसे ही टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज में हम डिफरेंशियल कर चुके हैं, कैलकुलस कर चुके हैं। ये हमारा उसी सीरीज में अलजेब्रा का वीडियो है जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। ये सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी दोस्तों। ड्राइव का लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। उस ड्राइव में आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और हम हर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपनी वीडियो के उनको डाल के चलते हैं, तो आपको ड्राइव का लिंक वहाँ से भी एक्सेस हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे जो क्वेश्चंस रह गए थे, इससे पहले वाली वीडियो में हम 26 क्वेश्चंस कर चुके हैं। और 26 क्वेश्चंस करने से पहले आई रिक्वेस्ट आपको अलजेब्रा की जो नोट्स वाली वीडियो से जरूर देख लें, क्योंकि उनके बेसिस पर ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो अगर आपको रिजल्ट्स थ्योरम्स पता है तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे फ्रेंड्स। सो लेट्स अस मूव अहेड, आगे के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन एक्लिन फॉर्म इज इक्वल्स टू। देखिए, मैंने आपको एक्लिन फॉर्म का पहले भी एग्जांपल बताया था। एक्लिन फॉर्म किस फॉर्म की होती है कि जिसमें हर रो का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक कहाँ से पता लगती है एक्लिन फॉर्म की? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से। कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं? तो कहने का मतलब है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 1 0 0 है ना, 5 2 0 1 2 0, तो यहाँ पर कितनी ऐसी रोज़ हैं जो नॉन जीरो रोज़ हैं? तो नॉन जीरो अपनी 2 ही रो हैं, पहली और दूसरी। तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी? इस वाले की 2 रैंक कहलाएगी। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से ही हमें पता लगता है एक्लिन फॉर्म में कि कितनी आपकी रैंक है मैट्रिक्स की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से रो एक्लिन फॉर्म पे है। फॉर एनी मैट्रिक्स टू बी इन रो रिड्यूस्ड फॉर्म, है ना, रो एक्लिन रिड्यूस्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड की बात करें, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। सो ईच लीडिंग वन इज टू द राइट ऑफ वन प्रीसीडिंग रो, बिल्कुल ठीक है। एनी रो इफ हैज 0 इज एट द बॉटम, बिल्कुल 0 वाली रोज को हम नीचे ले जाते हैं। 0 रो इज एट द टॉप, कभी नहीं। रो तो मैटर, अभी मैंने आपके सामने रो बनाई थी, सबसे एंड में रखते हैं उन्हें। एनी लीडिंग एंट्री इज 1, बिल्कुल मतलब हो सकती है, देयर माइट बी चांसेस, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। बट श्योरली थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 क्लास 10 से उठाया हुआ है। 10th लगेगा आपको, बट डिस्क्रिमिनेंट हम अलजेब्रा में भी पढ़ाते हैं। सो इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इज ग्रेटर देन 0 देन व्हाट कैन बी यू से अबाउट द नेचर ऑफ द रूट। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट, ये हमेशा लगेगा डिस्टिंक्ट होंगे, रियल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स कम होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। गारंटी नहीं है इमेजिनरी रूट्स की, बट ये श्योर है कि कोई रियल रूट नहीं होगा। What is the domain of definition of exponential function? तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या है। तो इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, इफ द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट A is 6 and that of set B is 7, find the cardinality of A del B। यहाँ A del B से जो मतलब है वो है क्रॉस प्रोडक्ट से। सॉरी फ्रेंड, द कार्डिनैलिटी ऑफ A del B का मतलब है कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस कहने का मतलब है कि A में से B के एलिमेंट हटा दें और B में से A के एलिमेंट हटा दें, उनका यूनियन की जो बात हो रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो अगर आपको n ऑफ A del B निकालने के लिए बोला है, विच इज़ मैंने आपको बताया सिमेट्रिक डिफरेंस दोस्तों, तो ये आपका आएगा n ऑफ A प्लस n ऑफ B, है ना। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। इसे आप जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएंगे। अब यहाँ सवाल में ध्यान से देखिए, आपको A की कार्डिनैलिटी दी, B की, इंटरसेक्शन दिया ही नहीं हुआ है, तो फिर कहाँ से निकालोगे? तो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू ही नहीं दी हुई। अगर आपको याद हो तो जो ये उस चीज़ की बात कर रहा है डिफरेंस की, कहने का मतलब ये वाला सेक्शन, इन दोनों का यूनियन एक तरीके से। अगर ये सेट A है और ये सेट B है तो ये कह रहे हैं मतलब A डिवाइड ऑफ B एंड B डिवाइड्स ऑफ A। इनको जब आप जोड़ते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है, इनका जो यूनियन है, इन दोनों का यूनियन है ना, इसका और इस वाले का यूनियन जब बनेगा, दैट इज कॉल्ड योर सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, सिमेट्रिक डिफरेंस बोला है, सॉरी फ्रेंड्स फॉर द प्रॉब्लम।
सो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ना है, फिर उसमें से इंटरसेक्शन वाले को माइनस करना है, इंटरसेक्शन है नहीं तो इट कैन नॉट बी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखिए, इफ a टू द पावर k इक्वल्स टू 0 फॉर k ग्रेटर देन 0 देन ट्रेस ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपको पता है निल पोटेंट वाली कहानी, अपने निल पोटेंट हमने करा था, तो निल पोटेंट के हिसाब से अगर आप इस चीज़ को जाएंगे ट्रेस ऑफ a जो होगा वो बिल्कुल इसका 0 होगा। अगला देखिए, इफ आइगन वैल्यूज ये हैं तो सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी आपको, बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए सी ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, इफ रैंक ऑफ a इक्वल्स टू r देन a हैज़ आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, एक मैट्रिक्स का 0 0 और 1 0 का अगर मैं एग्जांपल लूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको क्या दिख रहा है कि कंसीडर अगर इस मैट्रिक्स को करें तो इसकी रैंक कितनी है, 1 है, बट हैज़ नो नॉन जीरो आइगन वैल्यू, बट इसकी कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं है। रैंक 1 क्यों है, क्योंकि एक यहाँ पर मुझे इस वजह से मिल गई है रैंक 1, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा कॉलम है जो नॉन जीरो है तो इसकी रैंक हो गई है 1। दूसरा, अगर आप इसके आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे, है ना, आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई। जब आप इसे निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें कोई भी आपकी आइगन वैल्यू जो है वो नॉन जीरो नहीं है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमें बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इफ ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। देखिए हर्मिटियन मैट्रिक्स पहले एक बार अगर आपको याद हो, हर्मिटियन मैट्रिक्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के आइडिया से आती है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से आती है ना। हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकालिए, अगर आपको उसमें मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकालिए फिर उसका ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाती है, हर्मिटियन मैट्रिक्स मिल जाती है। तो इस सेंस में अगर आप जाएंगे तो ये क्या है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिटरी यू सच दैट यू क्रॉस ए यू इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ ए क्यूब इक्वल्स टू आई देन ए इक्वल्स टू ए, ये भी आपका करेक्ट है। द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए आर ऑल रियल, ये बहुत मैंडेटरी है, हर्मिटियन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सारे रियल होते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट आप उनका निकालने बैठेंगे तो आपके एलिमेंट ही बदल जाएंगे, है ना, तो कॉन्जुगेट से साइड वालों का निकालते हैं। इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई देन ए इक्वल्स टू आई, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि कॉन्जुगेट की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लास्ट ऑप्शन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ ए इज़ अ 9 क्रॉस 10 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3, 9:10 मैट्रिक्स है ऑफ रैंक 3 जिसकी रैंक 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए। देखिए नलिटी वाली थ्योरम अगर आपको याद हो, मैंने थ्योरम बताई थी ना आपको, है ना, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। आपको इससे इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों। तो यहाँ से जो डायमेंशन ऑफ वी है, कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से जाएगा, R10 से R9 पे जाएगा ना, तो आपका यहाँ R10 मतलब रेशियो पावर 10 जो होगी आपकी डायमेंशन ऑफ V होगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, रैंक आपके पास 3 दी हुई है, नलिटी आप निकालना चाहते हैं और डायमेंशन ऑफ V कितना है 10, तो n आपका आ गया 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7 वुड बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस दैट कैन बी डिफाइंड बाय सेट 1 2 एंड 3। देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस की बात हो रही है, जब हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकालते हैं दोस्तों तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है, इसके पार्टीशंस निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, इसके पार्टीशन। तो इसके पॉसिबल पार्टीशंस क्या हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज इसके पार्टीशन कैसे करेंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए ये सेट्स, ऐसे पार्टीशन से अब बनाएंगे। तो पहला पार्टीशन तो ये खुद ही हो जाएगा 1 2 3 वाला, एक पूरा सेट हो जाएगा, है ना, एक वाला बन जाएगा कि इंडिविजुअल सेट वाला 1, है ना, दूसरा 2 और फिर 3, तो ये पूरा एक सेट बन जाएगा अपना में जिसमें इंडिविजुअल पार्टीशंस है। और फिर ना पेयर पेयर करके भी हो सकता है, तो एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, पर जब पेयर वाला आप करेंगे तो उसमें 3 बनेंगे टोटल, तो इसके 5 बनेंगे। 3 कैसे बनेंगे टोटल, देखो आप 1 और 2 को एक साथ ले लो, 3 को अकेला छोड़ दो, फिर आप 1 को अकेला छोड़ दो, 2 और 3 को साथ ले लो, ऐसे 1 और 3 को साथ ले लो, 2 को अकेला छोड़ दो, तो ऐसे 3 बन गए, है ना, तो 3 पार्टीशन ये बन गए, एक पार्टीशन ये बन गया जिसमें सिंगलटन है और एक पूरा होल सम बन गया है। तो टोटल कितने बनेंगे दोस्तों, इसके 5 ऐसे ऑप्शंस आपके पास होंगे। कहने का मतलब है 5 इक्विवेलेंस क्लास आपकी यहाँ पर बनेंगी। कई बार इन्वर्स निकालने के लिए पूछा गया है मैट्रिसेस में, तो दोस्तों इन्वर्स जरूर कर लें। देखिए हम यहाँ पे पूछा है आपको एपी की फॉर्म में, अगर ये तो आपसे पूछा नॉट ट्रू पूछा है कि इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है। तो अगर आप देखिए ये वाला तो सिंपल हमें दिख रहा है क्या है, a प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी, मतलब ये एक्चुअल में अरिथमेटिक मीन है ना,
तो बाकी रिजल्ट इसी की बेसिस पे करे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो अगर आपको ये वाला b प्लस बी जो है इसी अरिथमेटिक मीन को एक्सपैंड किया हो तो a प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ b, तो ये भी करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है। ये देखो तो कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन और डी निकालते हो, अब कैसे निकलता है, d1 d2 क्या होते थे हमारे में, कॉमन डिफरेंस होता था ना, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, मतलब b माइनस ए जो होगा सी माइनस बी के बराबर होगा। गड़बड़ यहाँ पर है, यहाँ पर गड़बड़ क्यों, देखिए b प्लस ए इक्वल्स टू सी प्लस बी, तो यहाँ बी कैंसिल कर देंगे तो क्या ए इक्वल टू सी होता है किसी एपी में, अगर ए इक्वल टू सी होगा तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, एपी तो कंटिन्यूस होती है ना, बढ़ती जाती है घटती जाती है, तो यहाँ पे बराबर तो हो नहीं सकते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉट ट्रू में, अगर आपसे पूछा तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 37 देख लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बेसिस पर ये आपसे सवाल पूछा है, इन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी, आपको बोला है p ऑफ n प्लस वन इक्वल्स टू a टाइम्स पी एन प्लस बी, ये आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे आपका n कितना है, आपको n से लेके चलना है ना, a और b की पहले वैल्यू रख लेते हैं, तो पी एन प्लस वन तो भी छोड़ देते हैं, तो a मेरे को कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ दोस्तों, 3 टाइम्स ऑफ पी एन बोला है, और b कितना बोला अपने को, b अपने को बोला -1, और -1 करते हुए चलना है। तो आप इसे वैल्यूज़ डाल के जब इसे करने की कोशिश करेंगे तो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा आप इसे देखें एक बार, वैल्यूज़ पुट करके करना है अपने को, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, तो पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो पहला मुझे P0 के लिए अगर निकालना है तो मेरे को P1 मिल जाएगा ना दोस्तों, तो अगर मैं P1 निकाल रहा हूँ तो मतलब n इक्वल्स टू 1 रखना है, तो 3 ऑफ P0 माइनस 1, तो P0 अपना कितना आ रहा है यहाँ पर 2, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 विच मीन्स 5, तो मेरा P1 तो देखो 5 आ गया है, मुझे कितना निकालना है, देन P2 निकालना है, तो P2 के लिए मुझे पता है क्या होगा, P2 एक कम करना है अपने को, तो मेरा आएगा 3 टाइम्स ऑफ P1 माइनस 1, तो 3 टाइम्स ऑफ P1 मतलब 15 माइनस 1 विच इज़ 14 यहाँ पर। तो PMI का सवाल है ना, वैल्यू कर करके आपको कर लेना है, तो इसका 14 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। लेट ए बी अ कॉम्प्लेक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स, यहाँ पे लैम्डास दिए हुए हैं आपको, लैम्डा 1 2 3 क्या है, आइगन वैल्यूज हैं ए के, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू आइगन वेक्टर साथ में दिए हुए हैं, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से फॉल्स कौन सी है, ठीक है। एक्चुअल में ना इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइपिंग एरर है, या डिपेंडेंट होना चाहिए था, तो की के हिसाब से वो इसे करेक्ट आंसर बताते हैं, बट कहते हैं कि Z1 Z2 Z3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, वैसे एक्चुअल में लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जहाँ एक्चुअल में डिपेंडेंट होता तो वो फॉल्स में माना जाता, वैसे स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आर इन एक्लेन फॉर्म। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे देखना कौन सी ट्रू और फॉल्स, ये बिल्कुल सही है, एक्लेन फॉर्म मैंने जो आपको बताई थी, ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इन एक्लेन फॉर्म, सारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पता है, नीचे वाले सब 0 0 0 होते हैं, ऊपर वालों में वैल्यूज होती हैं, तो ऑल मैट्रिसेस इन एक्लेन फॉर्म आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी वो गलत है, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड आपकी गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन तक करने हैं अपने को, 25 हमने पिछली बार किए थे, 25 अभी करेंगे, 26 कर लेते हैं चलो। क्वेश्चन नंबर 40, टू रिड्यूस अ मैट्रिक्स इनटू रो एक्लेन फॉर्म अप्लाई, क्या करना होता है हमें एक्चुअल में, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हम ओनली रो ऑपरेशन लगाते हैं रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाते। बेशक से हम इन्वर्स निकालने के लिए कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं, बट मैट्रिक्स में रिड्यूस करने के लिए हम हमेशा जो लगाएंगे दैट वुड बी आवर रो ऑपरेशंस ओनली। तो इस नियम को याद रखिएगा, इस चीज़ में गड़बड़ मत करिएगा फ्रेंड्स, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिए कितना आसान सवाल है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, पिछली वीडियो में भी हमने इस पर थोड़ी बात करी थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, दैट ए एंड बी आर आर्बिट्री एलिमेंट्स इन एस एंड आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एस, देन इफ बी बिलोंग्स टू ए, इफ बी बिलोंग्स टू ए, देन इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। सो जब ये कह रहा है आपसे कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, और यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि आपका जो ए और बी है ये आर्बिट्री एलिमेंट है, और अगर बी बिलोंग्स कर रहा है ये फंक्शन में आपके ए में, तो जो दूसरी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ये हमें इसका क्लियरली जो पता है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, आप अगर ध्यान से देखें तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर होगा सी, मतलब बी और ए जो है वो बराबर होंगे, क्योंकि ये रिलेशन जो है ये डिफाइंड होता है ऑलरेडी उस हिसाब से, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बी इक्वल्स टू ए कब होगा, जब आपका इसमें रिफ्लेक्सिव तो होगा ही ना, तो रिफ्लेक्सिव होने की वजह से क्या होगा, आपका ये वाला पोर्शन जो है वो बराबर हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू ए वुड बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43 क्वेश्चन, रो एक्लेन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स आर। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था और लास्ट वीडियो में हमने इस पे बात की थी कि रो एक्लेन फॉर्म क्या है ना और रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म में दोनों में डिफरेंस है। ये कह रहे हैं रो एक्लेन फॉर्म, तो रो एक्लेन फॉर्म जो है वो किसी की इनफाइनाइट हो सकती है, पर रिड्यूस एक्लेन फॉर्म जो होती है वो यूनिक होती है, उसकी है यूनिकनेस थ्योरम। तो यहाँ देखिए ये डिफरेंस को हमेशा याद रखेंगे, REF मतलब रो एक्लेन फॉर्म, दूसरी रिड्यूस्ड रो एक्लेन फॉर्म। तो ये यूनिक नहीं होती है, इनफाइनाइट हो सकती है, बहुत पॉसिबल सोल्यूशन है, बट ये यूनिक होती है और इसका ओनली वन पॉसिबल सोल्यूशन होगा। रिड्यूस होकर कैसे दिखेगी वो सबकी सेम होगी, ठीक है। अरेंज कैसे करा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इक्वेशन को दाएं बाएं रख सकते हैं, ऊपर नीचे रख सकते हैं ना, इक्वेशन के बेसिस पे बनाते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू एन, और जो ए टू बी रिलेशन हो कैसे, GCD ऑफ ए नॉट इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपसे पूछा इनमें से ट्रू कौन सी है स्टेटमेंट। इनमें से एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखिए, जब GCD बोला है ग्रेटर कॉमन डिवाइजर जो आपका वो नॉट इक्वल टू 1 है, मान लो GCD थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, GCD ऑफ ए बी जो है मान लो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए 2, नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब उसके अलावा सब चल जाएगा, 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 नहीं होगा तो एक बात बताइए, जो हमारा जो रिफ्लेक्सिव है वो क्या कहता है, A टू A, सबसे पहला सॉरी जो हमारा रिलेशन होता है ना रिफ्लेक्सिव, मतलब A टू A वाला जो होता है, जब हम कहते हैं कि A बिलोंग ओनली इफ नो, तो A टू A का अगर निकाले और यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 की बात हो रही, तो 1:1 का अगर आप निकालोगे है ना, इसका GCD तो 1 ही आएगा, और वो कह रहा है GCD 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिविटी तो कभी शो ही नहीं कर सकता वाला फंक्शन, बाकी प्रॉपर्टी फिर भी फॉलो कर जाए है ना, पर और इसमें ट्रांजिटिविटी भी नहीं होगी, इसलिए इसमें ट्रांजिटिविटी दी भी नहीं है ना। तो आपका जो पहला आंसर है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा कि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, दैट इज फॉर श्योर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो इनमें से कौन सा गलत है, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से गलत कौन सा। देखिए मुझे देखते ही सीधा इन्वर्टिबिलिटी से ये याद आता है कि ए बी का अगर आप इन्वर्स निकाल रहे हैं दोस्तों, तो इट विल होगा बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इफ ए बी इक्वल्स टू ए बी ए इक्वल्स टू बी देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट ए एंड बी। तो क्या ये दोनों आइडेम्पोर्टेंट होंगी, ये क्या होंगी, है ना। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करिए, बिकॉज ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर आपने आइडेम्पोर्टेंट और निल पोटेंट वाली बात सुनी होगी तो आप इसे आराम से बता पाएंगे दोस्तों कि ये ए मैट्रिक्स कैसी होगी और या बी कैसी होगी, ये दोनों ही आइडेम्पोर्टेंट होंगी, है ना। आइडेम्पोर्टेंट से अगर दोबारा याद दिला देता हूँ कि ए स्क्वायर जो आपका किसके बराबर होता है दोस्तों, ए स्क्वायर अगर ए के बराबर आ जाए तो आपकी आइडेम्पोर्टेंट होती है ना। तो उस बेसिस पे आप इसे थोड़ा सा करने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 47वां क्वेश्चन है आपका z इक्वल्स टू दिस टाइम्स ऑफ n। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे ना तो आपके n कैंसिल हो जाएंगे ना, तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो मिलेगा एक्चुअल में 14n मिलेगा आपको। 2 देखिए यहाँ पे जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो जाएंगे 2 आयोटा n, तो आपको टोटल z जो मिलेगा वो 14n मिलेगा। तो इसका मतलब है फॉर एवरी नेचुरल नंबर z की वैल्यू जो हमेशा क्या आ रही है, रियल, तो z विल बी रियल फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा हाथ पैर मारेंगे क्वेश्चन ईजी होते हैं, इतने टफ नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं फटाफट से, सॉल्यूशन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बड़ा इजी है, मॉड्यूलो के बेसिस पे चलता है। देखो आपको बोला 7 टू पावर 100 डिवाइड बाय 8, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसे 100 पावर्स में जैसे हम करते हैं ना, जो आप रीजनिंग में भी रूल याद रखते हैं ना, साइक्लिसिटी ऑफ डिवीजन का जो फंडा आप याद रखते हैं, ये वही मॉड्यूलो के रूल से आता है एक्चुअल में मैथमेटिक्स में। तो ए मॉड्यूलो बी क्या कहता है कि अगर ए को आप एम से डिवाइड करते हैं तो बी जो वो उसके रिमाइंडर को शो करता है। तो यहाँ रिमाइंडर देखिए माइनस फॉर्म में ले लिया ना, एक की तो कमी रह जाएगी जब 8 को आप 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो 7 में अगर एक और होता तो 8 आ जाता। तो अब इसकी 100 पावर लगा दीजिए, तो 7 की पावर 100 हो गई, और यहाँ पे -1 की पावर 100 करनी है तो 1 ही आएगा, मॉड्यूलो 8। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा, 8 आ रहा है। मतलब 7 टू द 100 पावर को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 48 का 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू या इंटीजर m फॉर विच इसकी पावर इज अ रियल पॉजिटिव नंबर। तो आप इसे ना एक्सपैंड करके देखिए। तो एक बार पहले आप, क्योंकि यहाँ ऑप्शन इतने दिए हैं, तो आप पहले 1 की पावर देखिए तो क्या आएगा, 1 की पावर करेंगे तो ये एज इट इज आएगा। फिर आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, √3 माइनस आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको देखिए यहाँ क्या मिलेगा, ये तो 3 मिल जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस का 1 आ जाएगा, और बाकी आएगा माइनस का √3 आयोटा 2 टाइम्स, है ना। तो ये आपका आ गया 4 माइनस 2√3 आयोटा। तो ये भी आपका जो रियल नंबर नहीं आया है। फिर से दोबारा 4 टाइम्स करिए, तो 4 टाइम्स करने का मतलब है इसी का स्क्वायर कर देना अपने को, है ना। स्क्वायर करने का मतलब ये, तो आप इसे सॉल्व करिए। अगर उससे भी नहीं होगा तो एक्चुअल में होगा 6 से। जब आप 6th पावर करेंगे तो आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो आपकी रियल नंबर्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, आज का क्वेश्चन 50। सो यहाँ कह रहा है इफ ए एंड बी आर रियल स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट आपको बताना है कौन सा है, अगर आपकी ए और बी क्या है, आपकी रियल स्क्वायर मैट्रिसेस हैं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स होगा आपका डी, ए बी इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है ना आपको, जिसमें ट्रांसपोज जो है वो बराबर आ जाता है, दैट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी जो है नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम, देन फाइंड द नंबर ऑफ टू साइडेड रिलेशन। जब टू साइडेड कह रहा है तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब m इंटू एम, पहले तो ये करना है, फिर पूछ रहा है कि टोटल कितने होंगे, तो इसका मतलब 2 की पावर m इंटू एम विल बी द करेक्ट आंसर। शगुन का क्वेश्चन 51 कर लिया, चलो 52 कर लेते हैं। पिछली वीडियो में 26 क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे भी 26 कर लेते हैं, खत्म करते हैं अपना नंबर। और इसके बाद आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एडवाइस देने वाले हैं हम, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर द टू सेट्स कंटेनिंग 6 एलिमेंट और बी में कितने हैं 2, मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट है ए और यहाँ आपका एलिमेंट बी, ठीक है, इसमें आपके 6 एलिमेंट है और दोस्तों इसमें आपके 2। सो इससे आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में जब आपका m जो है वो n से बड़ा है ना, m आपका n से बड़ा है तो ये 1 1 होगा यानी ऑन टू होगा। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। फिर आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताने हैं a to b, ठीक है। इसे बहुत आराम से किया जा सकता है अगर आपको सारे फॉर्मूलेज पता हैं। तो पहले एक बार फॉर्मूलेज समझ लेते हैं इसके, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो कोई नंबर है a टू द पावर, a की जो कार्डिनलिटी है वो m है, मतलब a के अंदर m एलिमेंट है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में 6 हैं और n में कितने अपने 2। ये क्वेश्चन अपने को दिया था। अब यहाँ देखिए क्या m लेस देन n है, तो अगर m लेस देन n है तो ऑन टू तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर m छोटा है और n बड़ा है, पर यहाँ क्या m बड़ा n है, तो ये नो 1 1 फंक्शन, यहाँ 1 1 फंक्शन होगा ही नहीं इस केस में, क्योंकि सारे एलिमेंट के लिए यहाँ सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो 1 1 तो हो ही नहीं सकता, है ना। सो हर एक एलिमेंट 1 1 का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट इज मैप टू एवरी अदर एलिमेंट ऑन द अदर साइड, तो 1 1 भी नहीं हो सकता। और अगर बाइजेक्शंस निकालने तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, m इक्वल्स टू n। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अगर आपको निकालने हैं तो आप यहाँ वैल्यूज अब देखिए, अगर आपको mn दिए हैं तो टोटल फंक्शंस क्या होंगे, n टू द पावर m सीधा, है ना। तो यहाँ पर m टू द पावर n आप जैसे ही करेंगे तो आपको टोटल पॉसिबल फंक्शन मिल जाएंगे। आपसे क्या पूछा है, टोटल फंक्शंस पूछा है ना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछा है। तो आपसे बोला है n की पावर m, ये फॉर्मूला है आपका, n की पावर m मतलब b के एलिमेंट्स की पावर m पे चढ़ा दो आप, कहने का मतलब है b के एलिमेंट कितने 2 और m कितना है आपका 6। तो इससे आप जैसे करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। नाउ अदर फार्मूलाज देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। 1 1 फंक्शन अगर आपसे कोई निकलवा रहा है तो कितने निकलेंगे इस फॉर्म में, ऑन टू फंक्शन इस फार्मूला से, बाइजेक्टिव एन फैक्टोरियल अगर दोनों में m इक्वल्स टू n के केस में, और आपका कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो टोटल नंबर में n होते हैं। इसे एग्जांपल से समझने की अगर कोशिश करेंगे तो यहाँ देखिए ये वाला जो अभी हमने 6 2 वाला लिया है, तो देखिए अगर आप इसमें ऑल फंक्शन 64, अभी मैंने आपको निकाल के बताया 2 to the पावर 6 से हो गया। मैंने क्यों बोला था m बड़ा है तो इसमें 1 1 फंक्शन तो होंगे नहीं, ऑन टू फंक्शन निकालेंगे तो आपके 2 होंगे, क्योंकि आप कांस्टेंट फंक्शन निकाल पा रहे हैं। कांस्टेंट फंक्शन कितने होंगे 2, n बोला है उसने, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ b। तो आपको ना ये इतना बड़ा फॉर्मूला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जब आपको ऑन टू फंक्शन निकालने, आप कांस्टेंट फंक्शन निकालिए, कांस्टेंट फंक्शन माइनस कर दीजिए, आपके पास ऑन टू फंक्शन आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज का जो पर्क क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए ये है, इसका आंसर मुझे बताइए कि अगर a और b इतना है तो ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। ये आपका m दिया, ये आपको n, तो मुझे ऑप्शन में बताइए। ये आपका 53rd क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। नाउ द फाइनल टिप जो वीडियो के एंड में मुझे आपको देनी थी वो थी कि अब आप पढ़े कहाँ से। ये हमारी ड्राइव है, इस ड्राइव में जो किताब है ना IIT JEM मैथमेटिक्स, ये जो अपनी बुक है ना MSc मैथ्स वाली यूनिक पब्लिकेशन की, इसमें है ना जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म वाला चैप्टर है, ठीक है, इसे थोड़ा सा देख लें। और इसमें जो मैट्रिसेस है ना इसे ज़रूर देख लें, रैंक मैट्रिसेस वगैरह है ना, इसमें आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर जरूर करें, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बहुत सवाल पूछे हैं। तो दिस वाज फ्रॉम आवर साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स, डू वेल, एंजॉय योर स्टडीज, ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।